हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजियो मंत्र में और मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा, फिजियोथेरापिस्ट। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन पे। अब ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है गाइस क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग है और अभी जो न्यू जनरेशन है उसमें ये जो कंडीशन है वो बहुत कॉमन हो चुकी है। मैं बोलता हूँ वहाँ तक 35% लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगी है, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को भी आपके साथ शेयर करता हूँ और कुछ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आपको मिले जिससे आप भी अवेयर हो जाओ, इस तरह की प्रॉब्लम को आने से रोक सको। ठीक है दोस्तों, आपने हमारे इस वाले वीडियो में जिसमें मैंने वेरिकोज़ वेन का जो भी ट्रीटमेंट फुल आपको बताई थी उसमें बहुत आपका अच्छा प्यार मिला है। उसके बाद मैंने आपको वेरिकोज़ वेन में क्या फ़ूड लेना है, किस तरह का फ़ूड आपके वेरिकोज़ वेन को हेल्प करता है, तो उसमें भी आपका बहुत प्यार मिला है। 78,000 से ज़्यादा हमें व्यूज़ मिले हैं। जो फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था ये वाला, उसमें भी मुझे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों की एक ही क्वेश्चन था कि हम वेरिकोज सेल से किस तरह से बचें और वेरिकोज सेल में किस तरह की ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेरिकोज सेल के बारे में, क्योंकि ये गाइस ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ रही है। अभी 15 से लेके 25 के बीच में जो भी लड़के हैं उन लोग को ये प्रॉब्लम कॉमन होने लगी है, ज़्यादा होने लगी है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि गाइज़ मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपसे बात करने वाला हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आप कुछ गलत कर बैठोगे। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख ही रहे हो तो फुल देखना, स्किप मत करना। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर। तो गाइज़ ये कंडीशन का नाम है वेरिकोज सेल, और जैसे मैंने आपको वेरिकोज में बताया था कि वेरिकोज वेन क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वेरिकोज वेन में दी थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और किस तरह के फूड लेने हैं वो आपने नहीं देखा है, किस तरह का आपको प्रिकॉशन लेने हैं, एर्गोनॉमिक एडवाइस लेनी है, काम किस तरह से करना है, किस तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते ही आपके वेरिकोज वेन में इफेक्ट मिलेगी या फिर आपका पेन कम हो जाएगा, ऐसे मैंने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आपके डिस्कस करे थे। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, एक बार जरूर से वो भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो है वेरिकोज सेल पे। तो वेरिकोज सेल एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ लड़कों में होती है गाइज, और ये जो बीमारी की जो एज है ना, जो जहाँ कौन सी एज में बीमारी होती है, तो 15 से लेके 25 के एज के बीच में ये बीमारी देखी जा रही है। ठीक है, और क्या है ये वेरिकोज सेल? तो गाइज वेरिकोज सेल मीन्स के हमारे जो टेस्टिकल्स है, जिसको हम आसान भाषा में बोले, हिंदी में बोले तो अंडकोश बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे टेस्टिकल्स 2 होते हैं, वो टेस्टिकल्स 2 नसों से अटैच होते हैं। अब देखिए पिक्चर में गाइज, जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है ये है हमारा नॉर्मल टेस्टिकल्स। ठीक है, वो 2 नसों से अटैच है। जो नसें आपको दिख रही होगी ब्लू और रेड कलर की। अब रेड कलर की जो नस है ना, वो हार्ट से लेके आती है प्योर ब्लड, और ब्लू का काम है वो ब्लड को इम्प्योर होने के बाद वापस हार्ट में पहुंचाना। ठीक है, अब गाइज यहीं से होता है पूरा खेल स्टार्ट। अब ये फोटो देखिए, जिसमें आपको एक साइड दिख रहा होगा नॉर्मल वेन्स और दूसरी साइड दिख रहा होगा वेरिकोज सेल। तो नॉर्मल वेन्स जो होती है, जो मैंने आपको बताया कि जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके हार्ट की तरफ जाती है प्योर करने के लिए ब्लड को। ठीक है, अब ये जो वेन्स होती है ना, वहाँ पे होते हैं वाल्व्स जो ब्लड को ऊपर जाने के बाद नीचे आने से रोकते हैं। ठीक है, अब किसी भी कारणों हमारे जो वाल्व है ना वो ख़राब हो जाते हैं। अगर वाल्व ख़राब हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड ऊपर तो जाएगा, ठीक है, मगर वाल्व उसको रोक नहीं पाएगा। अगर रोक नहीं पाएगा तो वापस से ब्लड नीचे आ जाएगा और वहीं पे भरा रहेगा, और इसी से होती है पूरी प्रॉब्लम क्रिएट, यानी कि इसी को ही कहते हैं वेरिकोज सेल और वेरिकोज वेन। अब गाइज ये जो वेरिकोज सेल है वो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, यानी कि अगर समझो कोई लड़का है उसको वेरिकोज सेल हुआ है, तो अब उसको पता कैसे चलेगा कि उसको वेरिकोज सेल हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसके लिए कुछ टेस्ट करने होते हैं, कुछ बाहर से देख के ही पता चल जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताने वाला हूँ अब कि आप कौन से टेस्ट आप कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि वेरिकोज सेल है या नहीं है। तो उसमें फर्स्ट
जो बाहर से ही दिख जाएगा वो ये है कि जब वेरिकोसेल होता है ना, तो जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल कहाँ पे होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, यानी कि एक थैली होती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अब स्क्रोटम में दोनों टेस्टिकल्स होते हैं। दोनों टेस्टिकल स्क्रोटम में जो होते हैं ना, उसमें जो जिस टेस्टिकल में, दोनों टेस्टिकल में जिस टेस्टिकल में प्रॉब्लम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि वो वार्म होगा, गर्म होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही साइड के टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम हो? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। सबसे ज़्यादा देखा गया है कि लेफ़्ट साइड के टेस्टिकल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है दोस्तों। तो लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम होती है, मगर ये क्या होता है ना, आगे जाके राइट को भी अफेक्ट कर लेता है। इसीलिए हमको चाहिए कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट उसकी मिल जाए। तो आपको जितना हो सके उतना जल्दी उसकी ट्रीटमेंट करनी ही करनी है, उसमें वेट नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट था, आप टच करके भी पता लगा सकते हो कि कौन सा टेस्टिकल ठंडा है और कौन सा गर्म है। जो ज़्यादा गर्म रहेगा उसमें हो सकता है वेरिकोसेल होने के चांस। दूसरा है गाइज कि अगर आप टेस्टिकल्स को टच करोगे ना, तो भी आपको पता चलेगा कि अंदर एक गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर है जो वेन्स के कारण बना हुआ है, ठीक है। मगर जब आप अफेक्टेड साइड टच करोगे तो आपको लगेगा कि वही नसों का गुच्छा बहुत फुला हुआ है, नसें टोनी दिख रही है। तो आप मान सकते हो कि इस तरफ मुझे, यानी कि इस साइड पे मुझे वेरिकोसेल हुआ है। तो हम फील करके भी जान सकते हैं वेरिकोसेल है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है, अगर उसका टाइम ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा वेरिकोसेल हो चुका है, तो वो बाहर ही आपको दिखे, आपको नहीं टच करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप टेस्टिकल्स को देखोगे ना, स्क्रोटम को देखोगे ना, वहीं आपको उभरी हुई नसें दिखने लगेगी, तो समझ लो कि आपको वेरिकोसेल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब एक टेस्ट भी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वेरिकोसेल है या नहीं है। तो अब जिसको भी वेरिकोसेल की प्रॉब्लम है या नहीं, उसको चेक करना है, तो आपको इस तरह से बैठ जाना है और ब्रीथ करनी है इस तरह से, और उसको होल्ड करके रखना है। जब आप होल्ड करोगे ना, तो टेस्टिकल की साइज़ बढ़ने लगेगी। अगर आपको इस तरह से फील होता है कि आपको होल्ड करने पे वहाँ पे स्वेलिंग या साइज़ बढ़ती दिख रही है आपको, तो समझ लो कि आपको उस साइड का वेरिकोसेल हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि वेरिकोसेल है या नहीं है। दूसरा है गाइस, जब भी आप स्क्रोटम को बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक स्क्रोटम, यानी कि एक टेस्टिकल्स नीचे की तरफ है और एक उसकी साइज़ में ही है, यानी कि वो अनइवन हो जाएंगे। एक हैंग ज़्यादा करेगा और एक उसकी मेन जो पोजीशन थी उसमें ही है, और एक नीचे लटका हुआ, ज़्यादा लटका हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के स्क्रोटम आपको दिखे, इस तरह के टेस्टिकल्स आपको दिखे ऐसे अनइवन, तो समझ लो आपको वो जो नीचे ज़्यादा है ना, उसमें वेरिकोसेल होने के चांस है गाइस। और लास्ट है कि आपको पूरा दिन उस साइड पेट में या ग्रोइन, लोअर एब्डोमिन, एकदम लोअर, जहाँ से हमारा जेनिटल ऑर्गन स्टार्ट होता है वहाँ से और ग्रोइन तक, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक डल पेन हमेशा पूरा दिन रहेगा। ऐसा हो सकता है कि 2-3 घंटे के लिए चला गया, वापस से ऑटोमेटिक वो पेन आ जाता है, आपको फील होता है कि हाँ एक पेन सा रहता है, तो समझ लो उस तरफ, उस साइड पे आपको वेरिकोसेल हुआ है। तो गाइज़, इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेरिकोसेल है या नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर वेरिकोसेल हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या करेगा। चलो वेरिकोसेल हो गया, तो क्या ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, या ये चल जाती है, या ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेगी, क्या है। तो अब हम बात करेंगे आपको प्रॉब्लम क्या करेगा। सबसे पहली बात गाइस, जो टेस्टिकल्स हमको भगवान ने बाहर दिए हैं, हमारी बॉडी के बाहर दिए हैं, ठीक है, क्या वो अंदर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना। तो वो बाहर क्यों दिए हैं? तो उसका रीज़न है कि जो टेस्टिकल्स है, जो स्क्रोटम है, उसको ठंडा रहना ज़रूरी है। अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो वो गर्म के गर्म रहेंगे, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की तरफ रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है वो बॉडी के टेम्परेचर पे है, ठीक है। अगर स्क्रोटम भी अंदर होते, बॉडी के पेट में होते, ठीक है, तो वो क्या होता, गर्म होता। उसको बाहर इसलिए रखा है कि वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़े कूल रहे, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया डायग्नोज करने टाइम कि वार्म होगा, ठीक है। अब वो क्या करता है कि टेस्टिकल्स वार्म रहता है,
वार्म रहने से क्या होगा कि जो हमारी स्पर्म है उसकी जो मैच्योरिटी है वो कम हो जाएगी, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी कि हमारा जो स्पर्म है ना वो अनहेल्दी रहेगा। हेल्दी स्पर्म ही बच्चा पैदा कर सकता है। अगर आपका स्पर्म हेल्दी नहीं है तो इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है, यानी कि आप मेल में इनफर्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू वेरिकोज सेल। इसीलिए वेरिकोज सेल की ट्रीटमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जिसको भी वेरिकोज सेल है वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। मगर ज़्यादातर लोग जिसमें वेरिकोज सेल है उसमें इनफर्टिलिटी देखी गई है, इसीलिए ये बोला जाता है कि ये इनफर्टिलिटी के चांस ज़्यादा है, 70% चांस है वेरिकोज सेल वालों को इनफर्टिलिटी के। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो वेरिकोज सेल के कारण होता है। अब बात करते हैं सेकेंड। तो सेकेंड प्रॉब्लम है कि पूरा दिन आपको डल पेन रहेगा, आपको कहीं मन नहीं लगेगा, पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो ही रहा है, ग्रोइंग में पेन हो रहा है, एक पेन पूरा दिन रहेगा, तो आप डिस्टर्ब रहोगे। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम है जो वेरिकोज सेल के कारण होता है। अब थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो क्या होता है ना कि जो नसों में ब्लड भरा हुआ है, जिसमें वेरिकोज सेल हुआ हो, जिसके वाल्व ख़राब हो चुके हैं, तो वहाँ पे प्रोलॉन्ग टाइम ब्लड भरा रहने के कारण ब्लड क्लॉटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड वापस नहीं जाएगा क्योंकि वो ब्लड पूरी नस को ब्लॉक कर देगा। तो इससे बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था थर्ड प्रॉब्लम जो वेरिकोज सेल के कारण होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट प्रॉब्लम की। ऐसे तो गाइस बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो वेरिकोज सेल के कारण होते हैं, मगर मैंने यहाँ पे सिर्फ वही प्रॉब्लम कवर करे हैं जो बहुत ही डेंजरस है और आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम जो बात करने वाले हैं लास्ट प्रॉब्लम की, उसमें ऐसा है कि गाइस जो टेस्टिकल्स ख़राब है, ठीक है, यानी कि आप समझो कि लेफ़्ट साइड का आपका जो टेस्टिकल है वो ख़राब हो चुका है, वेरिकोज सेल हो चुका है उसको, मगर आपने उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई, तो वो क्या करेगा, उसके कारण राइट वाला भी टेस्टिकल्स ख़राब होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि एक के साथ दो भी ख़राब हो सकते हैं, तो इसीलिए हमको इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं गाइज़ उसकी ट्रीटमेंट की। तो हमको क्या ट्रीटमेंट करनी है और क्या प्रिकॉशन लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़, क्योंकि कोई भी कंडीशन है ना उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, उसके प्रिकॉशन ज़रूरी है। अकेली एक्सरसाइज करोगे, प्रिकॉशन नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रिकॉशन के साथ एक्सरसाइज बेस्ट रिजल्ट देता है। अकेली एक्सरसाइज प्रिकॉशन नहीं लेंगे कोई ट्रीटमेंट में असर नहीं दिखेगा, अकेले प्रिकॉशन एक्सरसाइज नहीं कोई ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा, प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट दोनों साथ में चलेंगे, प्रिकॉशन एंड एक्सरसाइज दोनों को साथ में लेके चलना है, तब जाके आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो ट्रीटमेंट बताने वाले हैं वो ये है कि आपको कभी भी अल्कोहल नहीं लेनी है, ना अल्कोहल लेनी है, ना सिगरेट स्मोक करनी है। ये आपको बात याद रखनी है कि जब भी आपको कभी भी वेरिकोज वेन है, वेरिकोज सेल है, तो कभी भी आपको अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ रिजल्ट मिल सकता है उसमें। ओके गाइस, उसके बाद मोस्ट इफ़ेक्टिव है कि आपको जो स्क्रोटम है उसको एक सपोर्ट देना है, नीचे से इस तरह से सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट किस तरह से दे सकते हैं, आपको एक एथलेटिक सपोर्ट बेल्ट आता है, ठीक है, स्क्रोटम एथलेटिक स्क्रोटम सपोर्ट बेल्ट आता है, तो वो बेल्ट आपको लेना है और उसको पहनना है, जिससे क्या होगा, स्क्रोटम को नीचे इस तरह से सपोर्ट मिलेगा। अगर वो नहीं करनी है तो आपको क्या करना है, जो अंडरवेयर होता है वो टाइट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो नीचे से स्क्रोटम को होल्ड करेगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो या आगे बढ़ने से रोक सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को वेरिकोज वेन है, वेरिकोज सेल का प्रॉब्लम है, हर्निया का प्रॉब्लम है, उन लोग को कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि स्टूल है ना वो अटक जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है, तो आपको उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है। अब ज़्यादा फोर्स करने से नसों पे भी असर पड़ता है, वो भी फूलने लगती है, उसके भी लोड पड़ता है। ठीक है, तो वो लोड आपके वेरिकोज वेन को, वेरिकोज सेल को बढ़ाता है।
ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है गाइज, कभी भी आपको प्रोलॉन्ग सीटिंग नहीं लेनी है। अगर आपको वेरिकोसेल हुआ है तो आपको कहीं पे भी ज़्यादा सीट नहीं करना है, बैठना नहीं है, ठीक है। आप 15-20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट बैठे, उठो, थोड़ा वॉक करो, वापस आके बैठ जाओ, वापस से 40 मिनट हो गए, उठो, वॉक करो और बैठ जाओ। ऐसे ही मैंने आपको वेरिकोज वे में बताया था कि आपको प्रोलॉन्ग सीटिंग, नीचे पैर हैंग करके नहीं बैठना है। जो थोड़ा टाइम हुआ आप वॉक करो, पैर को ऊपर करो, इस तरह की मैंने ट्रीटमेंट आपको बताई हुई है। बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट आपको वेरिकोज वेन के लिए बताई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो की लिंक रखी हुई है, देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपको वेरिकोज वेन है तो। बात कर रहे हैं वेरिकोसेल की, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही डेंजरस है, तो आपको ध्यान तो रखनी पड़ेगी। तो इस तरह के प्रिकॉशन, डायग्नोसिस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेंगे इसको रिलीव करने के लिए, ठीक है दोस्तों। लास्ट ट्रिप बता रहा हूँ वो है कि आपको कभी भी जिम नहीं जाना है और वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। वेट लिफ्ट करने से, जैसे कि हम जैसे वेट लिफ्ट कर रहे थे, पूरा बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और जहाँ पे भी वेरिकोसेल प्रॉब्लम है वहाँ पे और लोड पड़ के वहाँ पे और नसें फूलने लगती है, ठीक है। तो ये है कि आप जिम मत करो और आप चाहो तो लाइट वॉक कर सकते हो, लाइट जॉग कर सकते हो, मगर जिम में जाके हैवी एक्सरसाइजेज, वेट उठाना, वेट लिफ्टिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो आप वो तो भूल ही जाओ। मैं स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ कि जिसको भी वेरिकोसेल की प्रॉब्लम है उसको जिम जाना ही नहीं है। वॉक चल जाएगा, साइकिलिंग चल जाएगा, वो सब कर रहे हो चल जाएगा, मगर जिम नहीं चलेगा, वेट लिफ्टिंग तो चलेगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ वेरिकोसेल के इंफॉर्मेशन, वेरिकोसेल किस तरह से डायग्नोज करनी है, वेरिकोसेल के होने से क्या प्रॉब्लम होगा और इसके कुछ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैंने सिर्फ अकेला इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह के एक्सरसाइजेज वगैरह आपको वेरिकोसेल में करनी है जिससे वहाँ भरा हुआ ब्लड वहाँ से निकल के आगे की तरफ आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और मैंने एक्सरसाइजेज इस वीडियो में कवर नहीं करी है, तो वो इसलिए नहीं करी है कि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, वीडियो अच्छे से देखोगे नहीं और मेरी करी हुई मेहनत पानी में जाएगी, ठीक है। तो उससे बेटर है मैं वो 2 पार्ट में ये वीडियो बनाऊं और आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दूं इस कंडीशन के लिए। तो इसीलिए सिर्फ ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेटिव बनाया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको एक्सरसाइजेज करनी है वेरिकोसेल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। शेयर करने से आपकी एक शेयर किसी को प्रॉब्लम से बचा सकती है, तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आपका है वहीं पे भी शेयर कर दीजिए। आपकी एक शेयर किसी की हेल्प कर सकती है, किसी को ये प्रॉब्लम से बचा भी सकती है। और जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर भी करते जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।